हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2022 में आया है, जिसका कोड है 824 BN। ये वर्ष 2022 का 5वां सेट है और आज के इस सेट में हम भौतिक विज्ञान के खंड को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको आज की बताई गई हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। पहला प्रश्न, पहले का पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और बढ़िया प्रश्न है ये। 4 ऑप्शन है, पहले ऑप्शन लिखते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर, सिर्फ हम सेमी लिख देते हैं, आप सेंटीमीटर समझ लो। और तीसरा ऑप्शन जो है वह है मिलीमीटर, केवल इतना लिख देते हैं, समझ लेना। और चौथा ऑप्शन है ये सभी। अब देखो, ये प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक कहा। अब क्योंकि वक्रता त्रिज्या एक किस्म की लंबाई होती है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो ये देखो मीटर, सेंटीमीटर, मीटर से थोड़ी सी छोटी इकाई होती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटी इकाई मिलीमीटर। मतलब जो भी लिखा है सभी लंबाइयों के ही मात्रक हैं। मतलब अगर इस पे निशान लगा दें तो ये सब के सब आ जाएंगे। अब दूसरी बात, अगर इस प्रश्न में ये ऐसा हो जाता कि वक्रता त्रिज्या का यम के यस मात्रक होता है, तब ये वाला ऑप्शन गलत था। यम के यस सिस्टम जो होता है उसमें वजन किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में ही रखना होता है और समय को सेकंड में रखना होता है। तो अगर इस प्रश्न में यम के यस वर्ड यूज होता तब यहाँ का मीटर ये वाला चीज़ सही था, लेकिन इसमें केवल का वक्रता त्रिज्या का मात्रक बताओ। तब चूँकि जो होता है वक्रता त्रिज्या एक किस्म की लंबाई है और लंबाई की सभी यूनिट है, इसमें जो भी लिखा है सब कुछ लंबाई के ही मात्रक हैं। तो इसलिए चौथा ऑप्शन बनिस्बत मीटर पर या सेंटीमीटर पर या मिलीमीटर पर निशान लगाने के ज़्यादा उचित यही है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हुआ। अगला प्रश्न, इसका दूसरा खंड। प्रश्न है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। इसमें कहा है कि अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन, प्रश्न पर ध्यान देना, अपवर्तन कोण का मान ये अधिक है आपतन कोण से, ये इसमें कहा गया है। अपवर्तन कोण को R से लिखते हैं और आपतन कोण को I से। इसमें कहा R बड़ा है और I छोटा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, सघन एवं विरल की संयुक्त सतह की दिशा में जा रही है, दोनों माध्यम एक ही हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सही है? तो यहाँ पे देखो R कहाँ बनता है? R वहाँ बनता है जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है। तो जो एंगल बड़ा होता है वो रेयरर मीडियम होता है। बड़ा वाला एंगल हमेशा विरल होता है, छोटे एंगल में डेंसर मीडियम होता है। तो यहाँ पे I छोटा है, मतलब ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश की किरण जा रही है। कुछ ऐसे चित्र बनेगा। ये मान लो एक तरफ है सघन यानी डेंसर और ये है विरल। तो जब लाइट सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो ये R होगा और ये I। तो इस प्रश्न के अनुसार क्या हो गया? अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज़्यादा हो गया। सिंपल ये ध्यान रखना है कि जो एंगल बड़ा होगा उस साइड में रेयरर मीडियम, जो छोटा होगा उस साइड में डेंसर मीडियम होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है सघन से विरल में जा रही है और यही वाला ऑप्शन सही रहेगा। मतलब इसमें प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, ये पहला ऑप्शन है और यही सही है।
अगला प्रश्न पहले का तीसरा प्रश्न है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश बाई R अनुपात का मान होगा। R डैश को आप R प्राइम भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है पहले प्रतिरोध था R, हम इसको लगा के दिखा देते हैं क्योंकि ऐसा अक्सर परीक्षा में आ ही जाता है। तो यहाँ पे दिया है पहले प्रतिरोध था प्रारंभिक, लगा देते हैं पूरा, प्रारंभिक प्रतिरोध था R, मतलब पहले R था, बाद में इसके 4 बराबर टुकड़े हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बराबर टुकड़ों में विभाजित करने पर या 4 बराबर भागों में काटने पर, भागों में काटने पर प्रतिरोध। तो जब इसको काट देंगे तो प्रतिरोध कितना होगा, इसका चौथा हिस्सा ही होगा। अब इसको हम यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से सिखा रहे हैं। देखो 4 प्रतिरोध होंगे, सबकी वैल्यू क्या है R/4। कुछ इस हिसाब से चित्र बनेगा। अगर आप बनाना चाहो तो R/4, इस पे भी R/4 और इस पे भी R/4। ये कुल 4 प्रतिरोध है, सबकी वैल्यू सेम टू सेम है। ये 4 प्रतिरोध है, चारों आपस में हो गए हैं कनेक्ट। तो इनका तुल्य प्रतिरोध, तो सवाल में खुद दिया कि इनका तुल्य प्रतिरोध है R प्राइम। तो यहाँ पे लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, आपको फार्मूला मालूम है कि अगर समांतर क्रम में कनेक्ट कर देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है ये सभी के विद्युत क्रमों का योगफल होता है, यानी R/4 ये है प्लस 1/R/4। 4 बार लिखना है क्योंकि 4 प्रतिरोध हैं। सबको सही कर दोगे तो आएगा 1/R प्राइम इक्वल 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R, 4 बार। ये यहाँ से होगा 1/R प्राइम इक्वल 16/R, या यहाँ से इस R को इस तरफ कर दोगे तो होगा R/R प्राइम इक्वल 16, या इसको लिख सकते हो R प्राइम अपान R इक्वल 1/16। यही सवाल में पूछा था, R प्राइम बाई R की वैल्यू बताओ। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है प्रश्न के अनुसार, और यही सही है। कभी कभी ये ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि इसको 5 खंड कर दिए, तब बताओ। इसमें अगर R/R प्राइम पूछता या R/R डैश भी इसको पढ़ सकते हो तो उत्तर में 16 आता, लेकिन R प्राइम ऊपर लिखा था तो 1/16। इसलिए ये लोग जो विकल्प छापते हैं ये बड़े ध्यान से छापते हैं। देखो इसमें ऑप्शन में 16 भी था और ऑप्शन में 1/16 भी। ये इसलिए छापते हैं कि अगर गलती से कहीं इधर उधर कुछ हुआ तो उत्तर मिसमैच हो जाना है। तो इस प्रकार से तीसरा सॉल्व होता है। एक और है, पहले का चौथा प्रश्न है, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। एक है वोल्ट मीटर, ये तो सरासर गलत है। दूसरा है अमीटर, तीसरा है गैल्वेनोमीटर। तो इनमें आपको ध्यान देना, अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों करंट मेजर करने के लिए यूज होते, लेकिन अमीटर करंट की वैल्यू बताता है और गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन बताता है। इतना फर्क है। या कह सकते हो कि जो गैल्वेनोमीटर होता है ये सेंसर का काम करता है, करंट बह रहा या नहीं केवल ये पता करने के लिए यूज होता है, जबकि एम्पियर मीटर या एमीटर करंट की वैल्यू मेजर करने के लिए। तो इसमें लिखा वैद्युत धारा का मापन करना मतलब उसकी वैल्यू खोजनी है, तो हमें अमीटर का यूज करना पड़ेगा। तो ये है सेकंड वाला ऑप्शन, अमीटर या एम्पियर मीटर भी इसको कहते हैं। जब भी धारा की वैल्यू मेजर करनी हो तो अमीटर का यूज करते हैं, और धारा बह रही है या नहीं, जिसको बोलते हैं धारा की सुग्राहिता पता करनी है, तो अगर उसको मेजर करना है तो अमीटर के बजाय गैल्वेनोमीटर यूज होता है। और गैल्वेनोमीटर का संकेत ये देखो, ये अमीटर अगर कहीं रहेगा तो कुछ इस टाइप से होगा, और गैल्वेनोमीटर अगर होता है तो उसमें परिपथ में ऐसे बना के कैपिटल G लिखा होता है।
इसका काम होता है धारा की डायरेक्शन पता करना या करंट बह रहा है या नहीं, केवल ये बताना, लेकिन ये करंट की वैल्यू बताता है। तो इसमें ये दूसरा ऑप्शन है और ये सही है। उम्मीद है कि आपको ये चारों पार्ट समझ में आए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो एक बार ज़रूर बताएंगे, और हो सके तो आप हमारा प्लेलिस्ट में उपस्थित सभी वीडियो ज़रूर देखें। तब तक आप इन्हें छापिए, फिर दूसरा छापते हैं हम। तो अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न। प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं? इन्हें रेखाचित्र भी बनाकर समझाइए। ये है, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताना है आपको। प्रकाश के दो ही नियम है, एक है परावर्तन का और एक है अपवर्तन का। प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो चाहे अपवर्तन का नियम हो या परावर्तन का, दो रूल दोनों के। तो ये दो नियमों से मिलके बना है। पहला है आपतित किरण, मतलब इंसिडेंट लाइन। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित नहीं सॉरी, यहाँ परावर्तन है तो परावर्तित लिखें। परावर्तित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सबसे कंपलसरी पार्ट होता है, ये जो अभी लिख रहे हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है पहला नियम। आप इसको क्रम भी चेंज कर सकते हो, इसको चाहे तो दूसरा लिख दो और जो अभी लिखने जा रहे हैं उसको पहला लिख दो। अगला है आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको इसका डेरिवेशन करना है कि क्यों होता है। इन सबसे कोई तामझाम से मतलब नहीं है, केवल नियम लिखना है। फिर इसमें कहा है इन्हें रेखाचित्र भी बनाकर समझाओ। तो सबसे पहले एक सतह ले लेते हैं जो कि परावर्तक हो, शीशा, दर्पण, जो मर्जी, पन्नी, पानी, जो भी, बस वह रिफ्लेक्टर होना चाहिए। एक लाइन आई, एक लाइन गई, बीच में अभिलंब, ये एंगल आर, ये एंगल आई, इस साइड से लाइट आया, इस साइड से गया, ये हो गया अभिलंब। सारा नाम जरूर लिख देना जब आप चित्र बनाना। तो ये होगा परावर्तित किरण, और ये है परावर्तक तल, और इस पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु। इसको कहेंगे आपतित किरण, और ये जो लिखा है इसको कहते हैं आपतन कोण, और ये जो है इधर इसको कहते हैं परावर्तन कोण। बस आप चाहे तो चित्र भी बना देना, लेकिन जब चित्र बनाओ तो नामांकन उसमें कर दिया करो, क्या नाम किसके हैं। सारे नाम लिख दोगे तो समझने में आसानी भी रहती है, आपको भी पता रहेगा। तो ये था दूसरे का पहला खंड, इनका हिसाब किताब हो गया। तो अब अगले से निपटते हैं। प्रश्न है दूसरे का दूसरा। एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। दर्पण उत्तल है तो आर की वैल्यू प्लस में होगी 2 मीटर, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी 1 मीटर। क्यों होगा आपको पता है, एफ आर का आधा होता। इसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उसे 4 मीटर की दूरी पर है, तो u की वैल्यू दिया हुआ 4, तो माइनस में रहेगा।
4 मीटर की दूरी पर है तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में उसकी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी। फार्मूला लिखेंगे दर्पण सूत्र से। वैसे आपको परीक्षा में ऐसे नहीं लगाना है, हाई स्कूल में खासकर, इंटर में चल सकता है। आप यहाँ लिखोगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 मीटर, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 1 मीटर। लिखेंगे उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर माइनस में 4 मीटर। ऐसे आपको शब्दों में लिखना है। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। सारी वैल्यू रख दो तो हो जाएगा 1/1 इक्वल v निकालना है और u की वैल्यू है माइनस में 4, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 1/4 इक्वल 1/v। तो 4 का 1 में गुणा 4 1 5, ये हो गया 1/v या v बराबर होगा 4/5 मीटर। चाहे ये लिखो, चाहे दशमलव में भाग कर दो 0.8 मीटर, चाहे ये लिखो, चाहे आप लिख सकते हो 80 सेंटीमीटर। इन तीनों में से कोई भी लिखा जा सकता। यानी पहले वाला जो बाइक सवार है उसको शीशे के अंदर 80 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज दिखेगा। तो ये हुआ इसका उत्तर। अभी इन्हें लगा देते हैं। छापने की प्रक्रिया थोड़ा स्लो करो। अगला प्रश्न दूसरे का पहला, यही तीसरे सेट का भी प्रश्न था। एक उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कैसे प्रयोग करें, मतलब इसको मैग्नीफायर कैसे बनाते हैं। जैसे लेंस होता है ना, उससे कुछ रखे से पढ़ते हैं, छोटा सा खिलौने के रूप में भी मिलता है ये। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो सिंपल है। ये उत्तल लेंस का चित्र बना दो, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये फोकस f, 2f सेकेंडरी फोकस, द्वितीय फोकस, जो भी मर्जी वो फोकस। ये चाहे तो आप उधर अलग नाम लिख दो, इधर f1 f1 उधर f2 f2, या इधर कुछ नहीं उधर डैश लगा दो पहचान के लिए। और ये ऑप्टिकल सेंटर अगर लेंस पतला है तो। इसमें कहा है इसको आवर्धक के रूप में इस्तेमाल करना। तो सिंपल है, आवर्धक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए वस्तु को f और c के बीच में रखना चाहिए। जितना ज़्यादा c के करीब जाएगा इमेज उतना ज़्यादा बढ़ेगा और सीधा होगा। एक और तरीका है बड़ा बनाने का, यहाँ भी जब यहाँ पे देखो, जब यहाँ से इसके ठीक बीच में रहेगा तब भी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। मतलब अगर कुछ लिखा आप इसको रखोगे तो उल्टा दिखेगा, तो मतलब तो कुछ है नहीं जूम करके। तो जूम ऐसा करो कि जो जैसा वैसे ही दिखे। तो उसके लिए f और c के बीच में रखना है और कोशिश करनी है कि c के निकट हो। ये नहीं कि लेंस एकदम चिपका दें, c के थोड़ा करीब रख के इमेज बनाओगे तो बढ़िया इमेज बनेगा। प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले एक समांतर रेखा खींच दो, इसको फोकस से गुजार दो, ये वाला। एक लाइन को क्या करना है, सेंटर से गुजार दो। तो ये इस तरफ खुलेगा तो लगेगा कि इस तरफ पीछे मुड़ाने पर मिलेगा कहीं। तो इस हिसाब से ये आवर्धित इमेज बनाएगा और आभासी रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच होती है तो प्रतिबिंब सीधा आभासी बड़ा वस्तु की ही ओर बनता है। बस वस्तु की ही ओर बनता है, इतना आपको लिखना है। कैसे यूज करते हैं, जब वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी
लेंस मतलब सॉरी वस्तु की ही तरफ बनता है। बस इतना ही काम करना है इसमें। और देखते हैं क्या दूसरे में कोई प्रश्न है। नहीं, दूसरे में बस 3 ही प्रश्न था, तो आप इसे लगा सकते हैं। छापो तब तक, फिर मिलेंगे अभी जल्दी ही। अगला प्रश्न है तीसरे का पहला प्रश्न है 3 प्रतिरोधक जिनकी प्रतिरोधकता वैल्यू दिया है। एक मान लो R1 2 ओम, एक है R2 3 ओम और एक है R3 6 ओम। कहा है इनको किस क्रम में संयोजन किया जाए इनका, जिससे कि परिणामी पहला है लेके आना है R इक्विवेलेंट की वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू 4.5 ओम लानी है और दूसरा 1 ओम लाना है। कैसे इन्हें जोड़ें कि ये सिलसिला आराम से लगा सकते हो, बिल्कुल आसान। ध्यान क्या रखना है आपको, अगर परिणामी की वैल्यू सबसे छोटे से भी छोटी वैल्यू हो, जैसा कि यहाँ देखो 2 है, रिजल्टेंट आपका 1 है, अगर सबसे छोटे से छोटा आए तो कन्फर्म समांतर क्रम संयोजन है। पहली बात दिमाग में ठूसो, अगर रिजल्टेंट वैल्यू जोड़ के सबसे छोटी वाले से भी कम आया है तो वो समांतर क्रम में कनेक्ट है, कन्फर्म निश्चिंत। दूसरा, अगर रिजल्टेंट वैल्यू सबसे बड़े वाले से भी बड़ा है तो वो सीरीज कनेक्शन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तीसरी बात, अगर जो वैल्यू आया है ना तो सबसे छोटे से कम आया ना सबसे बड़े से ज़्यादा आया, उसके बीच में आया है, तो कन्फर्म उसमें कुछ श्रेणी क्रम संयोजन और कुछ समांतर क्रम संयोजन है। ये इतनी 3 बिंदुओं को आपको ध्यान देना। अगर सबसे छोटे से छोटा आया तो समांतर क्रम संयोजन करके आएगा, बड़े से बड़ा उत्तर आ रहा है, जैसे यहाँ 6, अगर उत्तर में 7 8 9 10 ऐसी गिनती कोई दिखाई जाए तो कन्फर्म समझ लो कि ये सीरीज कनेक्शन हुआ होगा। अगर सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच की कोई गिनती आ रही, जैसे देखो यहाँ पे 2 3 6 के बीच में 4.5 पड़ेगा, तो पक्का इसमें से कुछ समांतर क्रम और कुछ श्रेणी क्रम, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सर्किट बनेगा ये। तो इस हिसाब से इन्हें लगाना है। अब कौन किसके साथ रहेगा ये भी हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखो 3 है, 3 में अगर 1.5 जोड़ दें तो 4.5 हो जाएगा। अब 1.5 कहाँ से मिलेगा, अगर 2 और 6 को पैरेलल कनेक्ट कर दो तो। पहला तरीका होगा, देखो ये मान लो है 2 ओम का और ये है 6 ओम का, इन दोनों के साथ सीरीज कनेक्शन में लगा देते हैं 3 ओम को। बस यही काम करना है। 2 ओम 6 ओम और 3 ओम ये सर्किट बनेगी। इसमें का कैसे प्राप्त करेंगे, तो लिखोगे 2 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में और इनके साथ 3 ओम वाले प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर देते। आइए इसको लगा के दिखाते। ये है आपका R1, ये है R3, इसको हमने माना है, इसको हमने R2 माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 कामा R3 समांतर क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो 1 और 3 को मान लो हमने जोड़ दिया, तो इसको लिख देते हैं 1 कामा 3, मतलब हमने 1 और 3 को जोड़ा है। लिखेंगे R1 और R3 ऐसे होगा 1/2 + 1/6। एलसीएम बराबर करने के लिए 6 आएगा तो इधर 3 से गुणा होगा, तो 3 1 4 ऐसे लिख सकते हैं। 3 धन 1/6 यानी 4/6, ये हो गया 1/R13, मतलब 1 और 3 को मिला के इतना हो। तो R1 कामा 3 क्या होगा 6/4 और 6/4 माने 1.5 चौक को 6। यही आपको खोजने थे। अगर ये 1.5 मिल गया तो 3 के साथ कनेक्ट कर दो इसको। लिखेंगे R1 कामा 3, मतलब इन दोनों को मिला के जो आया वो, और R2 श्रेणी क्रम में है, ये हो गया। लिखेंगे इसलिए परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध R इक्विवेलेंट होगा R1 कामा 3 + R2, ये आया है 1.5 और ये है 3, बराबर हो गया 4.5 ओम।
उत्तर इसका। अगला है 1 कैसे लाएंगे, तो 1 लाने का भी तरीका है। जब आप इन तीनों को पैरेलल कनेक्ट कर दो, R1 2 ओम, R2 3 ओम और R3 6 ओम, जब इन तीनों को पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे परिणामी प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट। 3 लोग हैं, तीनों को उल्टा करके जोड़ दो, चमगादड़ टाइप, बराबर आएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/2 + 1/3 + 1/6। एलसीएम 6 होगा तो इसमें 3 से गुणा, इसको 6 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा, और इसमें कुछ नहीं। 3 2 5 1 6/6 ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट, तो ये आएगा 6/6 यानी 1 ओम। काम खलास। 1 ओम लाना है तो तीनों को पैरेलल कनेक्शन, 4.5 लाना है तो 2 ओम और 6 ओम को पैरेलल यानी समांतर क्रम, उसके साथ 3 ओम को श्रेणी क्रम। यही इनका सिलसिला होता है खत्म। अगला इसमें ऑप्शनल है, तीसरे के पहले का प्रश्न है कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, पहला, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, तीसरा कभी कभार होता है वो होता है टेम्परेचर पर। 3 चीज़ें हैं जिम्मेदार, पहला है चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, और तीसरा है चालक के टेम्परेचर पर। तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, ऐसे हमने आपको बता दिया। तो ये हो गया तीसरे के पहला और उसका ऑप्शनल, इसे लगाओ फिर अगले से निपटते हैं। प्रश्न है तीसरे का दूसरा सेकंड। प्रश्न है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है। दूरदृष्टि है, समझ जाओ, दूरदृष्टि माने दूर दिखेगा, लेकिन कम से कम 50, उससे नजदीक वाला नहीं नजर आता है। चित्र बना के समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ये मान लो आंख की लेंस है, ऐसे कुछ बना देते हैं, समझ जाना। क्या टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और सवाल में है कम से कम 50। मान लो ये इन्फिनिटी डिस्टेंस, ये 50 सेंटीमीटर पर, आंख से जब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है ऑब्जेक्ट, और इसके आगे कहीं भी रहेगा तो नजर आएगा, क्योंकि आंख दूरदृष्टि दोष से प्रभावित है। तो दूरदृष्टि में निश्चित दूरी से आगे की सभी दूरियों की वस्तुएं दिखती हैं, केवल उससे करीब की नहीं दिखती। तो अब इस सवाल में आगे कहा है कि उसे सही दृष्टि अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक रख के पढ़ना है। मतलब उसे किताब को यहाँ ना रख के यहाँ रखना है। 25 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पे आता है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख के उन्हें पढ़ना है किताब। तो अब क्या करेंगे ताकि ठीक हो जाए, तो उसके लिए लगाएंगे एक उत्तल लेंस वाला चश्मा। अब ये चश्मा क्या करेगा, मान लो यहाँ से चल के लाइट इस पे पड़ी, ये वाला, तो इनका काम होता है किरणों को थोड़ा सा सिकुड़ना। तो ये जब थोड़ा सा बैंड होगा तो ये लगेगा कि थोड़ा पीछे से आ रहा है। कितना मोड़ेंगे ये डिपेंड करता है इसकी फोकस दूरी कितनी है, उसी नाप साध के लगाया जाता है। बस काम खत्म। अब इसका इमेज कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, और आँख पहले से ठीक था ही, 50 तक देख पाता था। तो इसने क्या किया, 25 की दूरी की इमेज को उठा के 50 पे कर दिया, काम खत्म। मतलब इस उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, 25। अब ये नहीं कि इतना बीच में गैप है, चश्मा आँख में सटा रहता है, आँख और चश्मे के बीच की दूरी नेगलेक्ट मानते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी 25 है, यानी u की वैल्यू है -25 सेंटीमीटर। इसने इमेज को ले जाके छोड़ दिया 50 पे। अब 50 पे आँख पहले से देख रहा था, तो यहाँ पे v की वैल्यू होगी -50 सेंटीमीटर। इसमें पूछा है कि फोकस दूरी कितनी होगी, कैसा लेंस लगाना होगा, वगैरह वगैरह।
हम तो यहाँ पे पहले ही बता दिए उत्तर नहीं पता रहता तो कैसे लगाते, अभी उत्तर में जो आएगा उससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंस सूत्र से। अगर गंभीर तरीके से सीखना है इसको तो एक बार जरूर हमारा प्रकाश का प्लेलिस्ट देखना। थोड़ा सा पुराना है तो उसमें पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी भी थोड़ा सा पुराना है, उससे मतलब नहीं, आपको टॉपिक सीखना है बस। तलवार पुरानी है पर धार नई है। 1/f यही तो पता करना है। 1/v -50 -25 माइनस माइनस मिला के प्लस, माइनस में 1/50 प्लस 1/25 एलसीएम बराबर करेंगे तो 50 ही होगा, तो इधर 2 से गुणा, -1 + 2/50 ये हो गया 1/f, या 1/f इक्वल आएगा 1/50 या f इक्वल आएगा 50 सेंटीमीटर। अब चूँकि ये प्लस में है तो लिखेंगे इसलिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगेगा या प्रयुक्त करना पड़ेगा। काम खल्लास। दी एंड इसका। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर आपतन कोण समझाओ। तो सेम यही प्रश्न है सेट नंबर 2 का। दूसरे सेट में भी प्रिज्म पर आधारित प्रश्न है, अगर आपने उसको हल किया तो फिर इसमें झंझट नहीं होगा, इन्हें हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न जो पहले से सॉल्व होते आ रहा है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आपको शुरू से लगाना। अगर कन्फर्म आप समझ लो, अगर आप 2 वर्षों के सेट को सॉल्व कर देते हो तो कन्फर्म मानो कि आपने बोर्ड परीक्षा की आधे से अधिक की तैयारी कर ली है, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो। और परीक्षा देने से पहले जरूर इन सबको एक बार देख के जाना। प्रश्न है, निम्न वैद्युत परिपथ में R1 बराबर 10 सेंटीमीटर। कोई सर्किट दिया, उसमें R1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर नहीं, क्षमा कीजिए 10 ओम। R2 बराबर R3 बराबर 20 ओम और R4 बराबर R5 बराबर R6, ये है 30 ओम। और चित्र यहाँ दिया हुआ है। इसको किसी बैटरी से जोड़े हैं। करंट इस डायरेक्शन में है, यहाँ लिखा R1 R2 R3 R4 R5 R6। तो इसमें 2 चीज़ निकालना है। पहला निकालना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, दूसरा निकालना बैटरी से कितनी धारा बह रही है। और इसमें बैटरी में वोल्टेज दिया 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हम इसे लगा के नहीं बताएंगे, हम आपको तरीका बता रहे हैं। वैसे देखो, आप चाहो तो इसे दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो। R1 का मान है 10 ओम, वो यहाँ लिख दो। ये दोनों है 20-20 ओम के और ये सभी है 30-30 ओम के। तो देखो, जब आप समांतर क्रम में जोड़ते हो तो उल्टा करके जोड़ना पड़ता है। तो 1/20 + 1/20 2/20 हल हो गए, मिला के आएगा 10। तो ये हो गया एक 10 ओम का, ये तो पहले से था ही, बदनाम था। अगला वाला ये दोनों मिलके भी हो गया 10 ओम। और ये क्या होगा 30-30 1/30 1/30 1/30 3/30 मानी 1/10, तो ये भी हो गया 10 ओम। तो आप देखो ये तीनों सीरीज में है, तो टोटल उत्तर आएगा 30 ओम। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 30 ओम। आप इसे हल कर लेना। कैसे लगाओगे, लिखेंगे R2 और R3 समांतर क्रम में, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R2 + 1/R3 बराबर 2/20 बराबर 1/10 यानी 10 ओम। ऐसे 1/30 3 बार तो 3/30 1/10 आएगा यानी 10 ओम।
फिर लिखेंगे इसलिए R1, 2 और 3 का परिणामी, 4, 5, 6 का परिणामी सभी श्रेणी क्रम में है, इसलिए इन सब का तुल्य प्रतिरोध 30 ओम होगा। अब इसको किस बैटरी से जोड़े हैं? 12 वोल्ट की बैटरी से। I निकालना है, क्या आसान काम। I बराबर V/R, V की वैल्यू 12 और R की वैल्यू 30। कितना होगा ये? 3 चौक को 12 यानी होगा 4/10 यानी आएगा 0.4 एम्पियर। कितनी धारा यहाँ से जाएगी निकल के? 0.4 एम्पियर विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होगी। और नहीं कुछ पूछा, नहीं तो सब में से आप चाहो तो सब में विभवांतर निकाल सकते हो, किस में कितनी धारा जा रही है वो भी निकाल सकते हो। तो ये जो करंट आया वो यहाँ से आया, मतलब यहाँ से 0.4 एम्पियर की करंट आगे जा रही है। तो ये हुआ इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो आप देखिए सेट 2 का सबसे अंतिम प्रश्न। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है सेट 5 824 BN, जिसमें हमने फिजिक्स के पार्ट को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको इस पार्ट के सभी प्रश्न समझ में आए हैं। अगर कोई भी परेशानी रहेगी तो एक बार ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी परेशानी को अगले वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे जल्द ही अगले सेशन में, तब तक अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से बनाए रखिए, साथ में इसे छापो।